All right. So first of all, I'm going to give a brief introduction about what is A-level physics. Acha, when we talk about A-level physics, the subject code for A-level physics is 9702. What is it? 9702. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो ओ लेवल में आपका सब्जेक्ट कोड होता था 5054. बिल्कुल उसी तरह ए लेवल में आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो क्या है बेटा? 9702. क्लियर हो गया? अच्छा. ए लेवल फिजिक्स को हम डिवाइड करते हैं एक 2 ईयर प्रोग्राम में. ठीक है. जो हमारा फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर, वो कहलाता है ए एस लेवल, जिसको हम एडवांस्ड सब्सिडरी लेवल कहते हैं. ठीक है. और जो हमारा सेकेंड ईयर है वो कहलाता है ए लेवल. अच्छा. एडवांस लेवल या ए लेवल हम सेकेंड ईयर को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कॉमनली जो सेकेंड ईयर ऑफ ए लेवल है उसको हमारे यहाँ A2 बोला जाता है. क्या बोला जाता है? A2. वैसे अगर आप जो ऑफिशियल जो टर्मिनोलॉजीज हैं, फर्स्ट ईयर को एस लेवल बोला जाना चाहिए और सेकेंड ईयर को ए लेवल बोला जाना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर को ए एस बोला जाता है और सेकेंड ईयर को क्या बोला जाता है? सेकेंड ईयर को हमारे यहाँ A2 बोला जाता है. और राइट, इसके बाद आ जाओ थोड़ा सा कंपोनेंट्स की तरफ. तुम्हें ये बात पता है बच्चों कि हमारे पास ओ लेवल में जो कंपोनेंट्स होते थे वो होते थे तीन. यानी कि पेपर वन विच वॉज एन एमसीक्यू पेपर, पेपर टू विच वॉज अ थियरी पेपर, एंड पेपर फोर विच वॉज एन एटीपी पेपर. इस बार हमारे पास जो कंपोनेंट्स है वो देखो. हमारे पास एएस में होता है पेपर वन, पेपर टू एंड पेपर थ्री, राइट. और हमारे पास ए टू में होता है पेपर फोर एंड पेपर फाइव. सो हाउ मेनी पेपर्स आर देयर ऑल टुगेदर? देयर आर 5 पेपर्स. ठीक है. जिनमें से तीन पेपर, 3 पेपर्स यू आर गोइंग टू अपीयर इन ए एस, एंड द नेक्स्ट द रिमेनिंग 2 पेपर्स आर इन द नेक्स्ट ईयर इन A2. पेपर वन is your MCQ paper, like it used to be in O levels. Paper 2 is your theory paper, जैसे कि O levels में होता था. पेपर 3 इज योर प्रैक्टिकल पेपर, एंड प्लीज पे अटेंशन. इस पेपर का पूरा नाम होता है एडवांस्ड प्रैक्टिकल स्किल्स. ये एटीपी नहीं है. दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, इट इज अ प्रैक्टिकल पेपर. यानी इस पेपर में आपको बाकायदा क्या करना होगा? इस पेपर में आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना, राइट. ऑलराइट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा. So we were talking about the components. In AS, we have paper one, paper two, paper three, which is MCQ, theory, and practical paper. प्रैक्टिकल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि प्रैक्टिकल का जो हमारा पेपर है वो इस बार बाकायदा प्रॉपर एक एग्जाम होगा जिसमें बच्चा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा, और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके ही वो सारी चीजों को वहां पर लिखेगा. यानी वो एक पूरा अपैरेटस हैंडलिंग का पूरा सेटअप. अच्छा. A2 में हमारे पास पेपर फोर, पेपर फाइव है. पेपर फोर दोबारा से एक थियरी पेपर होता है. ठीक है. और पेपर फाइव कहलाता है प्लानिंग, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन. ठीक है. अच्छा. जो A2 के जो कंपोनेंट्स हैं यानी पेपर फोर और पेपर फाइव, हमें उसकी टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम A2 नहीं पढ़ रहे हैं. अभी हम जो मेन सारा फोकस रखेंगे वो हम अपना रखेंगे एएस लेवल में. और एएस लेवल में भी अगेन ये जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके इन दो कंपोनेंट्स के लिए. दैट मीन्स आई विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर पेपर वन विच इज एन एमसीक्यू पेपर, एंड आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेपर टू विच इज योर थियरी पेपर. ठीक है. तो हम, ये तो हो गया आपका पेपर का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन. आई एम गोइंग टू प्रेजेंट समथिंग एल्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है. ताकि आप एक बार इसको गो थ्रू करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. इसे कहते हैं सिलेबस डॉक्यूमेंट. ये आपको पता है क्या है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी देयर ऑन द स्क्रीन फॉर फ्यू मिनट्स. आप एक बार इसको गो थ्रू करो. इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पेपर, उसकी क्या वेटेज है, क्या उसकी ड्यूरेशन है, क्या उसके मार्क्स हैं. जब तक मैं एक छोटा सा मैं काम और कर लूँ, तो आप जब तक इसको गो थ्रू करो. ठीक है.
Alright, so you must have gone through all this paper one, paper two, paper three, paper four thing. अच्छा पेपर थ्री रह गया, I'm so sorry, I forgot to scroll up. तो ये आपका पेपर थ्री है। अच्छा ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे कि आपके पास पेपर में क्या क्या होने वाला है। थोड़ा सा जैसे अगर मैं कंपैरिजन की बात करूँ, हमारे पास ओ लेवल में 40 एमसीक्यूज होते थे, एएस में भी 40 एमसीक्यूज हैं। बस फर्क इतना है कि ओ लेवल का पेपर होता था 1 घंटे का, एएस का पेपर होता है 1 घंटे 15 मिनट, यानी सवा घंटे का, 75 मिनट्स का पेपर है। पेपर टू पे आ जाए, पेपर टू ओ लेवल का होता था 80 मार्क्स, एएस में पेपर टू होता है 60 मार्क्स का, ठीक है, यानी मार्क्स कम हो गए। अच्छा टाइम भी कम हो गया, टाइम ओ लेवल का होता था 1 आवर 45 मिनट्स, एएस में पेपर टू हो गया 1 आवर 15 मिनट्स का, यानी 75 मिनट्स दोबारा से। आपका पेपर वन भी 75 मिनट्स का है, आपका पेपर टू भी 75 मिनट्स का है। पेपर थ्री पर अगर आप आए तो पेपर थ्री आपका है 2 आवर्स का पेपर, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना होगा। क्लियर हो गया? ऑलराइट। अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने और देखने के लिए। ये है आपका, एक मिनट दीजिएगा, देखिए ये आपके आ गए। और ये जो आपको 11 टॉपिक्स स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये 11 टॉपिक्स आपके ए एस लेवल का पूरा सिलेबस है। ठीक है, अगर आप चैप्टर्स के नाम पढ़ें तो बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके नाम ओ लेवल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, देख चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स ऐसा कुछ ओ लेवल्स में भी था, काइनेमैटिक्स, डायनामिक्स, ये सब भी ओ लेवल में था। फोर्सेस, डेंसिटी, प्रेशर, ये कॉन्सेप्ट्स भी आप पढ़ चुके हैं। वर्क, एनर्जी, पावर पढ़ चुके हैं, डिफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, वेव्स पढ़ चुके हैं। सुपरपोजिशन इज समथिंग विच इज entirely न्यू इन एएस लेवल। इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट्स भी आप ओ लेवल में बहुत बेसिक पढ़ चुके हैं। एंड लास्टली देयर इज पार्टिकल फिजिक्स विच इज एन entirely न्यू थिंग। तो बताने का मकसद ये है कि आपके एएस लेवल में जो टॉपिक्स हैं वो काइंड ऑफ ओ लेवल वाले ही हैं, बस फर्क इतना है कि ओ लेवल में वो बहुत ब्रीफ थे, दे वर ऑन द सरफेस लेवल। एएस में वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा डेप्थ में होने वाली, द डिटेल्स आर गोइंग टू बी वेरी मच ओवरवेलमिंग फॉर यू इन द बिगिनिंग। लेकिन जैसे जैसे इंशाल्लाह हमारा बैच आगे बढ़ेगा, हम साथ साथ पढ़ाई करेंगे, थिंग्स विल बी हम अडॉप्ट कर लेंगे इन न्यू चेंजेस को और इन न्यू डिफिकल्टीज को, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम एक काम करते हैं जल्दी से, अब हम आते हैं फाइनली चैप्टर नंबर वन की तरफ, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर वन क्या है, मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ और उसके बाद हम प्रॉपरली नोट्स मेकिंग शुरू करेंगे। आई एक्सपेक्ट यू टू हैव अ राइटिंग पैड इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप ये नोट्स उस पर ले सको, ठीक है। तो मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूँ आज बेटा, जो सबसे पहली चीज मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ वो है हमारा चैप्टर नंबर वन। चैप्टर नंबर वन का नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ये है हमारा चैप्टर नंबर वन, ठीक है। अब चैप्टर के नाम से ही पढ़ के ये चीज काफी क्लियर हो जाती है कि इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर यूनिट्स। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। सो द फर्स्ट सब हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज फिजिकल क्वांटिटी। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कैसे कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपसे कुछ और पूछना चाहूंगा। देखो, साइंस पढ़ने का एक तरीका है, क्या तरीका है कि आपको जब भी कोई चीज न्यू पढ़ाई जाए, कोई नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाए और टीचर जब आपके सामने हेडिंग लिखता है, आप सबसे पहले पता है क्या किया करो, आप उस हेडिंग को समझा करो, उस टॉपिक का नाम समझो। जब तक आपको टॉपिक का नाम समझ नहीं आएगा तब तक आपको टॉपिक के अंदर की बात समझ नहीं आएगी। अगर मैं इस टॉपिक के नाम का ऑपरेशन करूं, देखो जैसे कि यहाँ पर हमारे पास पहला वर्ड है फिजिकल। फिजिकल, आपको पता है फिजिकल का यहाँ पर मतलब क्या है? फिजिकल का यहाँ पर मतलब है समथिंग विच इज मेजरेबल। फिजिकल का क्या मतलब है? फिजिकल का मतलब है समथिंग विच इज मेजरेबल। और यहाँ पे दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड है क्वांटिटी। और मेरे बच्चों क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है एन अमाउंट। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या बना? देखो फिजिकल का मतलब मेजरेबल, क्वांटिटी का मतलब अमाउंट।
तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या बना? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बना अ मेजरेबल अमाउंट, एन अमाउंट विच यू कैन मेजर। तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ रहिएगा। क्या डेफिनेशन बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी एन अमाउंट दैट कैन बी measured, an amount that can be measured। एक ऐसी अमाउंट, एक ऐसी मिकदार जिसको आप मेजर कर सकें, आप उसे क्या कहते हैं? आप उसे फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जाहिर है जब भी मैं किसी को बताऊंगा कि फिजिकल क्वांटिटी इज अ मेजरेबल अमाउंट, तो आगे से बच्चा पूछेगा सर को एग्जाम्पल दें, क्या मतलब है, क्या चीज होती है जो मेजर हो सकती है? तो आप बताएं वो क्या क्या चीजें हैं जो मेजर हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मेजरेबल है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे सबसे पहले जो मेरे जहन में आई वो है लेंथ। आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है कि लेंथ मेजर हो सकती है, दैट इज वाई लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और क्या क्या मेजर हो सकता है? लेंथ के अलावा मेजर हो सकता है मास। वी ऑल नो मास इज मेजरेबल। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरा मास है 85 किलोग्राम, 85 kg। तो मेजर किया तभी तो बताया। तो मास इज समथिंग विच कैन बी मेजर्ड। और क्या मेजर हो सकता है मेरे बच्चों? टाइम मेजर हो सकता है, टाइम कैन बी मेजर्ड। और और क्या क्या चीजें मेजर हो सकती हैं? और हमारे पास फोर्स मेजर हो सकती है, हमारे पास स्पीड मेजर हो सकती है, हमारे पास एक्सेलरेशन मेजर हो सकती है, हमारे पास प्रेशर मेजर हो सकता है। और क्या मेजर हो सकता है? वर्क मेजर हो सकता है, पावर मेजर हो सकता है, करंट मेजर हो सकता है, वोल्टेज मेजर हो सकता है, चार्ज मेजर हो सकता है, एटसेट्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैंने इस लिस्ट में नहीं लिखी हैं। मैंने एनर्जी नहीं लिखा, मैंने मोमेंटम नहीं लिखा, मैंने टर्निंग इफेक्ट नहीं लिखा, मैंने डेंसिटी नहीं लिखा, मैंने वेलोसिटी नहीं लिखा, मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा। और ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखी मगर वो मेजर हो सकती। मैंने एक बात का बहुत ख्याल रखा, मैंने यहाँ पे वो क्वांटिटीज लिखी हैं जो आप ओ लेवल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सारी क्वांटिटीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये सारी क्या है मेरे बच्चों? ये सारी हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो क्या हो सके, जो मेजर हो सके। ये बात समझ आ गई? तो ये तमाम चीजें मेजर हो सकती हैं। सो अगेन आस्किंग यू अगेन, व्हाट इज अ फिजिकल क्वांटिटी? समथिंग that can be measured, an amount that can be measured, it is a physical quantity। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को बाद इसकी डेफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर बताना चाहूंगा। क्या है वो इंपॉर्टेंट फीचर? सुनिए। आपको पता है, चाहे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी, चाहे कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के कुछ फीचर्स होते हैं, और ये फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं आपको बताता हूँ इनकी बात कर रहा हूँ। देखें, कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, मैंने कहा उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। वो फीचर सुनिएगा। जैसे एक फीचर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड। जो दूसरा फीचर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो क्या है? यूनिट। और जो तीसरा फीचर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो क्या है? डायरेक्शन। अब ये तीनों बातें हमें समझनी होंगी। मैंने क्या कहा? हर फिजिकल क्वांटिटी के ये तीन फीचर्स होते हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं? मैग्नीट्यूड, यूनिट, और तीसरा क्या है मेरे बच्चों? डायरेक्शन। ये तीन फीचर्स होते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के। अब बच्चा पूछता है, जब मैं बच्चे को ये बात बताता हूँ कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, यूनिट होता है, तो बच्चे बड़ा परेशान होते हैं। बच्चे कहते हैं सर क्या मतलब है? तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहूँ। ठीक है, आइए, चलिए मैं आपसे कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपसे कुछ छोटी 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 बातें पूछूंगा और करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। सबसे पहले मास की एग्जाम्पल। जैसे फर्ज करें, मैं कहता हूं भाई मेरा मास है, आई एम, मेरा जो मास है वो है 85 kg। क्या है मेरा मास? 85 kg। फर्ज करें मैं आपसे पूछूंगा बेटा हमारी क्लास की ड्यूरेशन क्या है, हमारी क्लास कितनी लंबी है, हमारी क्लास का टाइम क्या है? तो आप जवाब देंगे सर क्लास का टाइम है 1 आवर। या अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा आप बताएं कि ये जो टेबल है, इस टेबल पे मैं बैठा हूँ, इस टेबल की लेंथ कितनी है? और फर्ज करें इस टेबल की मैंने लेंथ मेजर की
तो जवाब आया 1.2 मीटर। अब जरा गौर से सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। मास 85 kg, टाइम 1 आवर, लेंथ 1.2 मीटर। अब यहाँ पे कुछ नोटिस करना है। आप नोटिस करें, ये मास, टाइम, लेंथ, ये तमाम चीजें क्या हैं? ये फिजिकल क्वांटिटी है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए व्हेन यू आर राइटिंग इट, आप एक नंबर बताएंगे कि वो कितना है, हाउ मच, उसकी मिकदार, उसका अमाउंट। वो जो मिकदार है, वो जो अमाउंट है मेरे बच्चों, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है मैग्नीट्यूड। ये जो 85 kg लिखा है मैंने, इसमें जो 85 है, 85, ये 85 क्या है? ये जो नंबर है, ये क्या बता रहा है आपको? ये उसकी मिकदार बता रहा है आपको, ये उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको। ये केजी क्या है? व्हाट इज दिस केजी? ये केजी है यूनिट। तो आपने नोटिस किया, मास है 85 kg, 85 मैग्नीट्यूड वाला पार्ट हो गया, केजी यूनिट वाला पार्ट हो गया। तो इसका मतलब जब आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग इट, व्हेन यू आर टेलिंग इट, तो आप मैग्नीट्यूड और यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जब मैं किसी को अपना मास बताऊंगा, भाई मेरा मास 85 kg है, तो 85 kg का मतलब मैग्नीट्यूड 85, यूनिट केजी। अगर मैं बता दूं भाई मेरी क्लास 1 घंटे की है, तो 1 घंटे का मतलब ये एक, ये जो वन है, वन वन, ये वन क्या है? ये मैग्नीट्यूड है। और ये जो आर लिखा है, आर, ये आर क्या है मेरे बच्चों? ये आर है यूनिट। मैंने बताया भाई इस टेबल की लेंथ है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर में ये 1.2 क्या है? ये जो 1.2 लिखा है, ये 1.2 है मैग्नीट्यूड। क्या है बच्चों? मैग्नीट्यूड। और ये जो मीटर लिखा है, मीटर, ये क्या है? ये यूनिट। तो इस डिस्कशन से ये साबित हुआ कि जब भी आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं, आप दो चीजें बताते हैं। आप उसका मैग्नीट्यूड बताते हैं, आप उसका यूनिट बताते हैं। कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसका एक मैग्नीट्यूड होगा और उसका एक यूनिट होगा। मैग्नीट्यूड और यूनिट के बिना फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आप शायद पूछें कि सर आपने मैग्नीट्यूड का तो जिक्र कर दिया, आपने यूनिट का भी जिक्र कर दिया, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? क्योंकि ऊपर आपने स्क्रीन पे लिखा है कि फिजिकल क्वांटिटी के 3 फीचर्स होते हैं। कौन कौन से 3 फीचर्स? मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन। तो आपने मैग्नीट्यूड और यूनिट का तो जिक्र कर दिया, आपने डायरेक्शन का तो जिक्र किया ही नहीं। तो मैं आपको बताता हूं, असल में हर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती नहीं है। ये देखिए, फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं बेटा मैंने इस चेयर पे, यहाँ पे चेयर रखी हुई, मैंने इस चेयर पे फोर्स लगाई। क्या लगाई? फोर्स। और कितनी फोर्स लगाई? मैंने इस चेयर पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन्स की। और कितनी? 10 न्यूटन्स की। किस तरफ? ईस्ट की तरफ। अब ये देखिएगा, ये बड़ा होने जा रहा है इंपॉर्टेंट। चेयर पर फोर्स लगाई 10 न्यूटन। अब इसमें ये 10 क्या है? 10 है मैग्नीट्यूड। न्यूटन क्या है? न्यूटन है उसका यूनिट। और ईस्ट क्या है? ईस्ट, ईस्ट मुझे बता रहा है उसकी डायरेक्शन। तो आपने नोट किया, ये जो फोर्स है, फोर्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी लिखा, फोर्स का यूनिट भी लिखा, और फोर्स की डायरेक्शन भी लिखी। इसका मतलब ये हुआ, फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, यूनिट भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। समझ आ रही है बात? तो सर आपने मास के साथ डायरेक्शन क्यों नहीं लिखा? मास की होती ही नहीं है डायरेक्शन। आप कभी बोलते हैं आलू लेने जाए किसी सब्जी वाले के पास, उसको बोले भाई 4 किलो आलू दे दो सीधे हाथ में, मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती, टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। आप किसी को ये थोड़ी बताएंगे यार मेरी 1 घंटे की क्लास थी नीचे की तरफ। मतलब टाइम की इटसेल्फ क्या डायरेक्शन हो सकती है? टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। टाइम ऐसे थोड़ी है, टाइम आगे दौड़ रहा है, टाइम पीछे दौड़ रहा है, टाइम सीधे हाथ पे दौड़ रहा है। लेंथ की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हाँ लेकिन फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो पता ये चला, देखिए फिजिकल क्वांटिटी के मैंने बताया 3 फीचर्स। वो 3 फीचर्स कौन से बताए? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के बाद दूसरा यूनिट, और यूनिट के बाद तीसरा, जल्दी बताइए, डायरेक्शन। लेकिन इनमें से कौन से दो ऐसे हैं जो सबके पास होते हैं? देखिए मैग्नीट्यूड सबके पास हो गया, यूनिट भी सबके पास होती है, डायरेक्शन ऐसी है जो हर क्वांटिटी के पास नहीं होती। डायरेक्शन कुछ के पास होती है, कुछ के पास नहीं होती। तो इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए मैं यहां पे एक नोट लिखूंगा। क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एवरी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी, एवरी फिजिकल क्वांटिटी हैज अ
हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट। हर फिजिकल क्वांटिटी के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। ठीक है, अब आगे देखें क्या लिख रहा हूं। Those physical quantities, those physical quantities which have magnitude and unit only, only are called, याद आया, नाम याद आया, वो लेवल में पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। और तो और, अगला जुमला आप समझ में, अगला जुमला आप समझ गए हैं मैं क्या कहने वाला हूं। दोस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज which have which have magnitude, unit and a direction। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिनके पास यूनिट भी है और तो और एक डायरेक्शन भी है, एंड अ डायरेक्शन, आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम ऐसी क्वांटिटीज को, इन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज क्या कहलाती है मेरे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटीज। तो पता चला फिजिकल क्वांटिटी भी दो तरह की होती है, एक वो जिनके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, मगर डायरेक्शन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। और एक वो जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है और तो और एक डायरेक्शन भी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे स्केलर की भी आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ और वेक्टर्स की भी कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपको थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, थोड़ा सा ओ लेवल याद आ जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ, देखिए स्केलर क्वांटिटीज की क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकती हैं। देखिए स्केलर में याद दिलाता हूं मैं आपको, डिस्टेंस स्केलर होता था, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड स्केलर होता था, है ना। टाइम स्केलर होता था, मास स्केलर होता था, और बताएं, पावर स्केलर होता था, एनर्जी स्केलर होता था, और याद दिलाएं, और कुछ याद आ रहे हैं आपको, वर्क स्केलर होता था, है ना, डेंसिटी स्केलर होता था, एटसेट्रा। और भी बहुत सारी स्केलर क्वांटिटीज थी, ये सारी वो क्वांटिटीज हैं। देखिए लिखने को तो मैं बहुत सारी लिख दूँ, टेम्परेचर है, वोल्टेज है, करंट है, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर है। स्केलर का मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, मगर कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स की तरफ दौड़ूं, तो वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स जल्दी से रिकॉल करें, क्या क्या एग्जाम्पल्स थी वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जाम्पल्स में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और बताइए, फोर्स है, और बताइए फोर्स के अलावा आपको याद आना चाहिए, मोमेंटम है। ये सारी जो एग्जांपल्स मैं आपके सामने इस वक्त लिख रहा हूँ, ये वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन ये है कि इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, इनके पास यूनिट भी है और तो और इनके पास डायरेक्शन भी है। सवाल आया कि भाई, चैट में मैंने एक सवाल पढ़ा कि डजंट करंट फ्लो इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या सर करंट की अपनी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती? हाउ कैन करंट बी अ स्केलर क्वांटिटी, करंट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। तो भाई सुनो, करंट की अपनी खुद की कोई डायरेक्शन नहीं है। आप तार यूं बिछा दोगे, करंट यूं जाएगा। आप तार इस तरफ घुमा दोगे, करंट इस तरफ चला जाएगा। करंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती। करंट वहां फ्लो करता है जहां कंडक्टर होता है, करंट वहां फ्लो करता है जहां पोटेंशियल डिफरेंस होता है। द करंट इटसेल्फ डजंट हैव इट्स ओन डायरेक्शन। वो तो वहां चला जाएगा जहां पर उसकी वायर होगी, जहां पर उसका कंडक्टर होगा। ठीक है बेटा, एक मिनट मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा। ऑलराइट, आई हैड टू पॉज द क्लास फॉर सम टाइम, एक इम्पोर्टेंट काम था। एक्चुअली मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ ऑरेंज में, और यहाँ पे क्लास के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो मुझे मैनेज करना पड़ता है।
ऑल राइट, तो मैं क्या कह रहा था भाई, मैं बात कर रहा था आपसे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। तो देखें, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये सब हमने किसके बारे में पढ़ा? ये सब हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी अमाउंट जो मेजर हो सके, एन अमाउंट दैट कैन बी मेजर्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी तीन फीचर्स की वजह से पहचानी जाती है। हर फिजिकल क्वांटिटी का एक होता है मैग्नीट्यूड, एक होता है यूनिट, और कुछ कुछ के पास तो डायरेक्शन भी होती है। मैग्नीट्यूड और यूनिट ये दो ऐसी चीजें हैं, ये सबके पास होती है, डायरेक्शन सबके पास नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज में वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्या कहते हैं? बोलो। स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, उन्हें हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी वाला पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब चूंकि हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ चुके हैं पूरी तरीके से, तो अब हम आज बात करेंगे किसके बारे में? यूनिट के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लिया ना, अब यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। सर ये यूनिट क्या होता है? क्या होता है भाई? यूनिट के बारे में अगर मैं लिखूं दैट इट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, ये यूनिट मेजरमेंट का स्टैंडर्ड है, यानी कि अगर यूनिट ना हो, आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। मैं किसी को, अच्छा फर्ज करो, आ, मैं क्या बगैर यूनिट का इस्तेमाल किए मैं किसी शॉप पे जाकर, दुकान पे जाकर सब्जी खरीद सकता हूँ? मैं उसको ये बोलूं ही नहीं कि मुझे सब्जी कितने यूनिट्स में चाहिए, यूनिट बोलूं ही नहीं, सब्जी खरीद सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं आलू बोलूं, भाई मुझे, लेट्स से आई वांटेड टू बाय 2 kgs ऑफ पोटैटोज, 2 किलो आलू खरीदते थे मुझे, मगर मेरे पास केजी, केजी है ही नहीं, यूनिट है ही नहीं, मैं खरीद पाऊंगा आलू? मैं उसको बोलूंगा 2 आलू दे दो, वो 2 आलू पकड़ा देगा मुझे, भाई मुझे तो 2 किलो चाहिए थे। है ना? बगैर यूनिट के आप काम नहीं कर सकते, बगैर यूनिट के आप अपनी बात एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते अगले बंदे को। है ना? दुकान पे जाके आपने दूध खरीदना है, हम नॉर्मली कहीं दुकान, जो हमारे पास मिल्क शॉप्स हैं, हम उनको आगे बोलेंगे भाई 2 लीटर दूध दे दो, तो लीटर क्या है? लीटर, लीटर यूनिट है। लेकिन अगर मेरे पास लीटर होता ही नहीं, तो उसको बोलो 2 दूध दे दो, तो 2 चमाड़ मार देगा मुझे, बोलेगा भाई क्या कहना चाह रहे हो, समझ ही नहीं आ रही तुम्हारी बात। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट्स आर आवर स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट। यूनिट्स के बिना हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, यूनिट्स के बारे में भी एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, ये देखिएगा। अगला जुमला पढ़े, क्या लिख रहा हूं? एवरी फिजिकल क्वांटिटी, every physical quantity has, every physical quantity has multiple units। हर फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप मानेंगे मेरी बात, ये देखिए। जैसे लेंथ है, लेंथ, लेंथ का क्या एक ही यूनिट है? नहीं, लेंथ के बहुत सारे यूनिट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ लेंथ के कितने यूनिट्स हैं, ये देखिए। सेंटीमीटर क्या है? भाई लेंथ का यूनिट है। मीटर क्या है? लेंथ का यूनिट है। किलोमीटर है, इंच है, फीट है, माइल्स है, यार्ड्स है, और पता नहीं कितने बहुत सारे लेंथ के यूनिट, ये सब किसके यूनिट है? ये लेंथ के यूनिट है। इसी तरह मजे की बात सुनो, लेंथ के बाद मास। आपको पता है मास के भी बहुत सारे यूनिट हैं। मास को आप किन किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? आप मास को ग्राम में मेजर करते हैं, आप मास को मिलीग्राम में मेजर करते हैं, आप मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, आप मास को पाउंड्स में मेजर करते हैं, आउंसेस में मेजर करते हैं, टन्स में मेजर करते हैं, एटसेट्रा। है ना? तो मास के भी इतने सारे यूनिट हैं। अच्छा, एक और बड़े मजे की, बड़ी ही फेमस फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टाइम। आपको पता है टाइम के भी बहुत सारे यूनिट होते हैं। टाइम का कोई एक यूनिट थोड़ी है, टाइम के बहुत सारे यूनिट है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। टाइम का एक यूनिट है, बड़ा मशहूर, बड़ा पुराना, सेकंड्स। टाइम का एक यूनिट है मिनट्स। टाइम का एक यूनिट है आवर। टाइम का ही यूनिट है डे, वीक, मंथ, ईयर, एटसेट्रा। है ना? डेकेड, सेंचुरीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखें, बताना मैं क्या चाह रहा हूँ, बताना मैं ये चाह रहा हूँ कि एक एक फिजिकल क्वांटिटी के कई कई सारे यूनिट्स होते हैं। लेंथ के इतने सारे यूनिट्स हैं, मास के इतने सारे यूनिट्स हैं, टाइम के इतने सारे यूनिट्स हैं। तो पता ये चला कि हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। बेटा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, 1 मिनट में क्लास पॉज।
सो भाई हम बात कर रहे थे कि हर क्वांटिटी के होते हैं बहुत सारे यूनिट्स, ठीक है। जैसे कि लेंथ के इतने सारे यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, माइल, यार्ड्स। मास के भी इतने सारे यूनिट्स हैं, ग्राम है, मिलीग्राम है, केजी है, पाउंड्स है, आउंसेस है, टन्स है। इसी तरह टाइम के इतने सारे यूनिट हैं, सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर क्वांटिटी के इतने सारे यूनिट्स होना, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्वांटिटी है, उसके इतने सारे यूनिट, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? आई मीन अगर लेंथ के इतने सारे यूनिट्स हैं हमारे पास, सो इज इट अ गुड थिंग फॉर अस और अ बैड थिंग फॉर अस? हमारे लिए इसका फायदा है या हमारे लिए इसका नुकसान है? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है इसका जवाब? कि अगर मास कितने सारे यूनिट्स हैं या अगर टाइम कितने सारे यूनिट्स हैं तो उसका फायदा है या नुकसान है? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है इसका जवाब? अगर लेंथ कितने सारे यूनिट्स हैं, मास कितने सारे यूनिट्स हैं, टाइम कितने सारे यूनिट्स हैं, ड्रॉबैक्स हैं? क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं? चलिए थोड़े से हम डिस्कस करते हैं, थोड़े मैं भी बताता हूँ, थोड़े आप भी सोचें। देखो, एक तरफ लेंथ के इतने सारे यूनिट्स होने का एक फायदा तो दिख रहा है मुझे। क्या फायदा दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको छोटी लेंथ मेजर करनी है ना, छोटी लेंथ, फॉर एग्जांपल आपको अपनी नोटबुक की लेंथ मेजर करनी है, आपको अपनी नोटबुक पे कोई लाइन खींचनी है, तो आपको छोटे यूनिट्स की जरूरत है। आपको सेंटीमीटर की जरूरत पड़ेगी, आपको इंचेस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको बड़ी लेंथ मेजर करनी है, आपको अपने घर से एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप सेंटीमीटर में थोड़ी कर सकते हैं। फिर आपको बड़े यूनिट्स की जरूरत है, आपको किलो आपको किलोमीटर की जरूरत है, आपको माइल्स की जरूरत है। तो पता ये चला कि जहां छोटे यूनिट्स का फायदा है वहां बड़े यूनिट्स का भी फायदा है। अच्छा, मास में आ जाए भाई, मिसाल के तौर पे अगर मुझे अपना मास मेजर करना है, मैं अपना मास मेजर करूंगा केजी में, है ना। लेकिन अगर मुझे कोई दवाई खानी है, आपको पता है ना दवाई का जो डोज होता है, डोजेज, वो बहुत छोटा होता है, ग्राम्स या मिलीग्राम्स। भाई 250 मिलीग्राम की गोली है या 500 मिलीग्राम की गोली है। छोटी चीजों का मास छोटा यूनिट, बड़ी चीजों का मास बड़ा यूनिट। अगर मुझे फर्ज करें एक बहुत बड़े क्रूज शिप का एक मास मेजर करना है, बड़ा सा एक क्रूज शिप है जो पानी में, जहाज, पानी का जहाज, समुद्री जहाज, तो उसका मास केजी में थोड़ी ना बताया जाता है, उसका मास टन्स में बताया जाता है। इतने टन्स का ये जहाज है। तो पता चला जहां छोटे मासेस को मेजर करने के लिए यूनिट है, वहां बड़े मासेस को भी मेजर करने के लिए यूनिट्स होने चाहिए, जो कि फायदा है। इसी तरह अगर आप सोचें टाइम, देखो, अगर तुम्हें छोटा सा टाइम मेजर करना है तो तुम्हें छोटे यूनिट्स की जरूरत है। तुम्हारे पास सेकंड्स है, तुम्हारे पास मिनट्स है। लेकिन अगर तुम्हें कोई बड़ा टाइम मेजर करना है, फर्ज करो मुझे 2 साल पहले की बात बतानी है, तो भाई मैं 1 साल पहले की बात साल बोलूंगा ना, ईयर। भाई मैं तुमसे पूछता हूँ, हाउ ओल्ड आर यू? सो हाउ डू यू टेल मी योर एज? डू यू टेल मी योर एज इन मिनट्स और सेकंड्स? नो, यू टेल मी योर एज इन इयर्स। तो बड़े टाइम्स के लिए वी नीड और वी हैव बड़े यूनिट्स, छोटे टाइम के लिए वी हैव छोटे यूनिट्स। तो एक तरफ तो मैं ये देख सकता हूं कि इतने सारे यूनिट्स होने का फायदा है, लेकिन तुम्हें पता है, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कैसे मैं आपको बताता हूँ, तुम्हें पता है, तो मैं ऐसे समझाता हूँ। कुछ कंट्रीज हैं, जैसे अमेरिका। अमेरिका में लेंथ मेजर होती है इंच, फीट, माइल्स में। यूके जाओ, यूके में लेंथ मेजर होती है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में, है ना। आप देखो बताना क्या चाह रहा हूँ, जरा समझ लो। तुम अमेरिका में जाओगे ना, अमेरिका में रोड पे स्पीड लिमिट लिखी होगी इतने माइल्स पर आवर। यूके में जाओगे वहां पे स्पीड लिमिट लिखी होगी इतने 80 किलोमीटर्स पर आवर। तो बताने का मकसद ये कि हर कंट्री अपने यूनिट्स इस्तेमाल करता है। हर कंट्री के पास अपना खुद का एक यूनिट्स का एक सिस्टम है। इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, एक कंट्री के यूनिट्स का सिस्टम जरूरी नहीं है कि दूसरे कंट्री के यूनिट्स के सिस्टम से मैच करे, है ना। जैसे पाकिस्तान में अक्सर जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो थोड़ा ओल्ड स्कूल, ओल्ड फैशन लोग हैं, वो लेंथ को मेजर करते हैं गज में। इतने गज लंबा तार, इतने गज लंबा पाइप, समझ रहे हो। तो अगर आप गज जाकर अमेरिका में यूज करोगे, वहां का बंदा नहीं समझेगा इस बात को, क्योंकि हर कंट्री के अपने यूनिट्स हैं, है ना। तो यहाँ पे हमें जरूरत है, पता है किसकी? वी नीड एन इंटरनेशनल यूनिट। व्हाट डू वी नीड? वी नीड, देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, वी नीड अ सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, क्या जरूरत है सिस्टम इंटरनेशनल की? मैं आपको सिस्टम इंटरनेशनल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे, मुझे एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब अगला डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए गौर से सुनना। आई एम पाकिस्तानी,
मैं उर्दू बोलता हूँ, माई मदर टंग इज उर्दू। फर्ज करो मुझे एक चाइनीज शख्स मिला, अ चाइनीज पर्सन, और वो चाइनीज शख्स चाइनीज बोलता है, ठीक है, आई एम एन उर्दू स्पीकिंग पर्सन, द अदर इज अ चाइनीज स्पीकिंग पर्सन, और हमें एक दूसरे से बात करनी है। प्रॉब्लम ये है कि उसे उर्दू नहीं आती, मुझे चाइनीज नहीं आती, तो अब हम बात कैसे करें? इसका एक बड़ा आसान सा हल है। इसका हल ये है कि अगर उसे और मुझे एक कॉमन लैंग्वेज आती है तो हम आसानी से बात कर पाएंगे। और वो कॉमन लैंग्वेज आपको भी पता है कौन सी, वो है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश की वजह से दो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी जबानें होने के बावजूद इंग्लिश को हमने इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया है, ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें। ट्रेड में भी यही होता है, ट्रेडिंग पता है ना, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेता हूँ भाई। फर्स्ट करो, आई एम अ पाकिस्तानी, आई हैव करेंसी कॉल्ड PKR, पाकिस्तानी रुपीस, PKR। मुझे एक सऊदीया में बैठे शख्स से, सऊदी अरब में बैठे शख्स से ट्रेड करें। अब उसके यहाँ जो करेंसी इस्तेमाल होती है वो है सऊदी रियाल्स, सऊदी अरब रियाल्स, SAR। अब ट्रेड में बड़ा प्रॉब्लम होगा। मैं जिद करूंगा भाई मैं तो रुपीस में ट्रेड करूंगा, वो जिद करेगा कि नहीं भाई मैं तो रियाल में ट्रेड करूंगा, तो इस तरह तो हो गई, ट्रेड हो ही नहीं सकती। तो क्या किया लोगों ने, उन लोगों ने ट्रेड का भी एक इंटरनेशनल यूनिट बना दी, एक इंटरनेशनल करेंसी बना दी। दुनिया भर के लोग कोई सी भी करेंसी इस्तेमाल करते हो, ट्रेडिंग हमेशा करेंगे US डॉलर में। तो जिस तरह इतनी सारी लैंग्वेजेस होने के बावजूद इंग्लिश को आपने इंटरनेशनल लैंग्वेज बना दिया, इतनी सारी करेंसीज होने के बावजूद आपने US डॉलर को आपने इंटरनेशनल करेंसी बना दिया, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इतने सारे यूनिट्स होने के बावजूद आप एक यूनिट को क्या बना देते हैं, आप एक यूनिट को बना देते हैं इंटरनेशनल यूनिट। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए लेंथ के इतने सारे यूनिट नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे। आपको पता है लेंथ के इतने सारे यूनिट्स में से ये वाला जो यूनिट है, ये वाला मीटर, आपको पता है मीटर लेंथ का SI यूनिट है। SI का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। आपके मास के इतने सारे यूनिट लिखे ना स्क्रीन पे, मास के इतने सारे यूनिट्स में से जो ये वाला KG, ये एक ऐसा यूनिट है। आपको ये टाइम दिखाई दे रहा है, टाइम, टाइम के इतने सारे यूनिट्स में से जो ये है, कहाँ गया, सेकंड। सेकंड कैसा यूनिट है बेटा? सेकंड एक सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। तो पता ये चला कि हर क्वांटिटी के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, मगर एक यूनिट ऐसा होता है जो इंटरनेशनल यूनिट होता है। तो मैं बताऊंगा, देखिए मैं नीचे नोट्स में क्या लिखूंगा, लिखूंगा एवरी फिजिकल quantity, every physical quantity has one SI unit out of many units। हर फिजिकल क्वांटिटी के बहुत सारे unit, मगर एक यूनिट ऐसा होगा जो SI होगा। SI का मतलब ये हुआ कि उसके सारे यूनिट्स में से एक यूनिट इंटरनेशनल होगा। देखिए आगे क्या लिख रहा हूं, विच इज recognized ग्लोबली, विच इज रिकग्नाइज्ड ग्लोबली। ये जो ऐसा यूनिट्स होते हैं इनकी खास बात है, ऐसा यूनिट्स की खास बात ये कि ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होते हैं। समझ आ गई बात? जैसे इंग्लिश सारी जबानों में वाहिद ऐसी जबान है जो ग्लोबली रिकग्नाइज की जाती है। US डॉलर वाहिद ऐसी करेंसी है जो सारी करेंसीज में ग्लोबली रिकग्नाइज की जाती है। बिल्कुल वैसे ही इन क्वांटिटीज के जो SI यूनिट्स होते हैं वो ग्लोबल रिकग्नाइज होते हैं, ग्लोबल लेवल पर रिकग्नाइज होते हैं। ये बात समझ आ गई? तो ये था हमारा यूनिट्स का एक टॉपिक। असल अच्छा, एक और एक मजे का आपको एक फैक्ट बताऊं। हमारे पास अभी तक आज हमने जितना भी पढ़ा, अगर आप शुरू से चले, मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये देखें, मैंने आपको यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू की, ठीक है, दिस इज वेयर वी स्टार्टेड। और यहाँ से लेके मैंने अभी तक आपको जितना भी लेक्चर आज पढ़ाया है, मजे की बात है कि इसमें से बहुत कम ऐसी चीजें जो पेपर में, असल जो चीज पेपर में आती है, असल जो टॉपिक पेपर में आता है वो आएगा ये, मैं नाम लिख रहा हूँ, ये देखिए, ये है असल टॉपिक। टॉपिक का नाम सुनिएगा, टॉपिक का नाम है बेस क्वांटिटीज एंड
यूनिट्स, बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ये वो असल टॉपिक है जिससे बहुत सवाल आते हैं पेपर में। क्या होती है बेस क्वांटिटीज, क्या होती है बेस यूनिट्स? दिस इज समथिंग विच द एग्जामिनर वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं आज स्टार्ट नहीं करना चाह रहा। लेट्स कीप आवर क्लास फॉर टुडे टिल हियर। हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में, अच्छा नेक्स्ट क्लास हमारी किस दिन है ये सुन लो बच्चों। नेक्स्ट क्लास है हमारी, पहले तो मैं काम करता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग का काम था नहीं। थैंक यू सो मच फॉर द रिकॉर्डिंग पीपल।